आज हम कवर करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। सबसे पहले समझते हैं बैकग्राउंड। इस एक्ट का इमीडिएट कॉज था 1857 का विद्रोह, जिससे यह साबित हो गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन फेल हो चुका है। इसलिए मुख्य उद्देश्य था भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन लाना। अब बात करते हैं की प्रोविजंस। सबसे पहला, ट्रांसफर ऑफ पावर। अब शासन कंपनी से हटाकर ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया, यानी कि कंपनी का शासन समाप्त हो गया। दूसरा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ब्रिटेन में एक नया पद बनाया गया, जिसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई, जिसमें 15 सदस्य थे। इस पद के पास भारतीय प्रशासन पर पूरा नियंत्रण था। तीसरा, गवर्नर जनरल से वायसराय। अब गवर्नर जनरल का पद बदलकर वायसराय कर दिया गया। पहले वायसराय बने लॉर्ड कैनिंग, जो भारत में ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि थे। चौथा, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। अब पूरा नियंत्रण लंदन से होने लगा। भारतीय प्रशासन की स्वायत्तता कम हो गई। अब समझते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। पहले जो ड्यूल सिस्टम था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कंपनी का, उसे समाप्त कर दिया गया। अब प्रशासन और अधिक ब्यूरोक्रेटिक हो गया। इंडियन सिविल सर्विसेज को मजबूत किया गया। अब बात करते हैं क्वीन का प्रोक्लेमेशन 1858। यह जारी किया गया था क्वीन विक्टोरिया द्वारा। इसमें कुछ महत्वपूर्ण वादे किए गए। धर्म में हस्तक्षेप नहीं होगा। सभी को कानून के तहत समानता मिलेगी। प्रिंसली स्टेट्स की सुरक्षा की जाएगी और भारतीयों को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियों में अवसर मिलेगा। अब समझते हैं सिग्निफिकेंस। ये एक्ट ब्रिटिश राज की शुरुआत का प्रतीक है, जो 1858 से 1947 तक चला। इससे कंपनी का शासन समाप्त हो गया। अब नीति में बदलाव आया, एक्सपेंशन से कंसोलिडेशन की ओर। यह आगे आने वाले सुधारों की नींव बना, जैसे इंडियन काउंसिल्स एक्ट। अब देखते हैं लिमिटेशंस। भारतीयों को कोई वास्तविक भागीदारी नहीं मिली। सारी शक्ति ब्रिटिश अधिकारियों के हाथ में रही और जो वादे किए गए थे, वे अधिकतर केवल कागजों तक ही सीमित रहे। अब एनालिटिकल पॉइंट। ये एक्ट आगे आने वाले सुधारों का आधार बना, जैसे इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 और मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909, और इसने आधुनिक भारतीय प्रशासनिक संरचना को आकार दिया। अंत में रिवीजन। 1858 का एक्ट मतलब कंपनी शासन का अंत और क्राउन शासन की शुरुआत।